Hello and welcome to the Nursing Mantra, a helping hand for all aspiring nurses. Today we are back with a new video that is a nursing care plan on pneumonia. This is Madhav Bhardwaj and आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि निमोनिया पेशेंट को हम क्या केयर देंगे, क्या क्या उसका डायग्नोसिस बनेगा, एज वेल एज फिजिकल एग्जामिनेशन, उसमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, मेडिकेशन क्या होगी, ट्रीटमेंट ओवरऑल सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं. तो प्रीवियस वीडियोज़ में कुछ स्टूडेंट्स ने बोला है कि वीडियोस बहुत लंबी हो जाती हैं, इसलिए हमने इस बार फॉर्मेट वीडियो का चेंज कर दिया है. हमने पहले डायग्नोसिस और केयर प्लान डिस्कस कर लिया है, उसके बाद हमने फिजिकल एग्जामिनेशन और वो सब रखा है. तो अगर वीडियोस आपको अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना. नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक. सबसे पहले हम देख लेते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस क्या क्या बनेंगे इसमें, नर्सिंग डायग्नोसिस क्या क्या बनेंगे निमोनिया पेशेंट में. तो पहला डायग्नोसिस बनेगा इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू ट्रैकियोब्रोंकियल सिक्रेशंस एज एविडेंस्ड बाय प्रोडक्टिव कफ, एडवेंटिशियस ब्रेथ साउंड्स एंड डिज्निया. सेकंड बनेगा impaired gas exchange related to alveolar capillary membrane changes as evidenced by hypoxemia, जिसमें SpO2 जो है वो लेस देन 90% है, ठीक है, और साइनोसिस हो रहा है, ब्लूइश डिस्कलरेशन हो रहा है, ठीक है. Ineffective breathing pattern related to pain and fatigue as evidenced by tachypnea, shallow respirations and use of accessory muscles. Next है hyperthermia related to infectious process as evidenced by fever, flushed skin and diaphoresis. And last है activity intolerance related to imbalance between oxygen supply and demand as evidenced by fatigue, dyspnea on excretion and tachycardia. ठीक है, तो ये आपके डायग्नोसिस बन जाते हैं और डायग्नोसिस को हम अब एक्सप्लेन करेंगे. तो फर्स्ट डायग्नोसिस है इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू ट्रैकियोब्रोंकियल सिक्रेशंस एज एविडेंस्ड बाय प्रोडक्टिव कफ, एडवेंटिशियस ब्रेथ साउंड्स एंड डिज्निया. तो इसमें सब्जेक्टिव डेटा क्या होगा? सब्जेक्टिव डेटा में देखो आप पेशेंट रिपोर्ट्स शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड चेस्ट कंजेशन. आप ऐसे भी लिख सकते हो दैट पेशेंट सेज दैट आई हैव शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड चेस्ट कंजेशन, ठीक है. ऑब्जेक्टिव डेटा में आप क्या लिखोगे? आपने क्या ऑब्जर्व किया ऑब्जेक्टिव डेटा में वो लिखोगे. प्रोडक्टिव कफ विद थिक स्पूटम, एडवेंटिशियस ब्रेथ साउंड्स, डिज्निया एंड यूज़ ऑफ एक्सेसरी मसल्स. तो ये आपने ऑब्जर्व किया है, ठीक है. इससे आप कंफर्म करोगे कि पेशेंट को वही परेशानी है जो पेशेंट बता रहा है, ठीक है. इसके बाद इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू ट्रैकियोब्रोंकियल सिक्रेशन. इसी डायग्नोसिस पे आपकी सारी प्लानिंग बननी है, ठीक है. अब आ जाते हैं गोल पे. तो गोल आप एक सिंगल लाइन में भी लिख सकते हो कि दैट इफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस विल बी मेंटेन्ड, ठीक है, या नॉर्मल या एयरवे पेटेंसी विल बी मेंटेन्ड. ऐसा एक सिंगल लाइन में भी आप गोल लिख सकते हो. अदरवाइज जो गोल हमने लिखा है वो भी आप यूज़ कर सकते हो. फिर उसके बाद आ जाते हैं प्लानिंग पे. सबसे पहला जो हमारा प्लानिंग है वो है मॉनिटर रेस्पिरेटरी साउंड्स एंड ब्रेथ साउंड्स. फिर सेकंड है असेस स्पूटम कैरेक्टरिस्टिक्स, encourage coughing and deep breathing, maintain hydration, then administer prescribed medications, provide chest physiotherapy if indicated, position in semi या फिर high Fowler position and provide oxygenation and मतलब ऑक्सीजन थेरेपी और उसका SpO2 मॉनिटर करना. ये आपका सब प्लानिंग बनेगा, इसी पे बेस्ड इंटरवेंशन बनेगा. आपको ऐसे लिखना है कि मॉनिटर्ड रेस्पिरेटरी रेट एंड ब्रेथ साउंड्स. अब इसमें कुछ जो प्लानिंग है वो बहुत दो वर्ड्स में, जैसे मेंटेन हाइड्रेशन, तो आप मैंने शॉर्ट करने के लिए इसे दो वर्ड्स में लिखा है. वैसे ये भी सफिशिएंट है. अगर आपको थोड़ा सा लंबा करना है तो आप लिख सकते हो कि हाइड्रेशन विल बी मेंटेन्ड, ऐसा कुछ करके, ठीक है. आप प्लानिंग में थोड़ा सा इसे बढ़ा सकते हो. अदरवाइज मेंटेन हाइड्रेशन इज़ जस्ट ओके. आप स्क्रीन पे देख रहे होगे मेंटेन हाइड्रेशन इज़ जस्ट ओके, उतना में आपका काम हो जाएगा. बस आपको जो भी एक्शन आपको करना है परफॉर्म करने के लिए जब आप इंटरवेंशन में जाओगे तो उसमें ईडी लगा के लिख दो, दैट्स इट. मॉनिटर्ड, असेस्ड, इनकरेज्ड, मेंटेन्ड, और आपका काम हो जाएगा. इसी पे बेस्ड आपका बनेगा इवैल्यूएशन, ठीक है, कि आफ्टर प्रोवाइडिंग प्लान नर्सिंग केयर, ठीक है. ऐसे करके जो भी आपका गोल था उसी पे बेस्ड इवैल्यूएशन आप बना सकते हो, ठीक. इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट डायग्नोसिस पे. इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज रिलेटेड टू एल्वियोलार कैपिलरी मेम्ब्रेन चेंजेस एज एविडेंस्ड बाय हाइपोक्सीमिया, जिसमें SpO2 90% से कम है. इसके बाद सब्जेक्टिव डेटा आप देखोगे. सब्जेक्टिव डेटा में पेशेंट कंप्लेंट्स ऑफ डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग एंड फटीग, ठीक है. ऑब्जेक्टिव डेटा में आपने SpO2 चेक किया जो 90% से कम है, हाइपोक्सीमिया है, साइनोसिस है, टैकियोपनिया, ये सब आपने देखा, ऑब्जर्व किया. फिर प्लानिंग क्या करोगे? अभी गोल बनाओगे पहले पेशेंट विल अचीव एडिक्वेट ऑक्सीजनेशन एज एविडेंस्ड बाय SpO2, ठीक है. SpO2 मोर देन 95% होना चाहिए. तो आपका गोल यही रहेगा कि आपको SpO2 उतना मेंटेन करना है. फिर प्लानिंग में क्या करोगे? प्लान टू मॉनिटर ऑक्सीजन सेचुरेशन एंड ABG वैल्यूज़. फिर उसके बाद सेकंड है प्लान टू
असेस रेस्पिरेटरी रेट, डेप्थ एंड पैटर्न। अब आप प्लान टू करके बाद में मत लिखो, बार बार मत लिखो, ये इसमें लिख दिया है। आप बार बार आपको प्लान टू करके नहीं लिखा, आपसे डायरेक्ट लिखो एडमिनिस्टर सप्लीमेंटल ऑक्सीजन एज ऑर्डर्ड, पोजीशन द पेशेंट इन सेमी या फिर हाई फॉलोअर पोजीशन। क्यों दे रहे हैं सेमी या हाई फॉलोअर पोजीशन? क्योंकि पेशेंट को ब्रीदिंग में दिक्कत हो रही है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, तो आप क्या करोगे, आप उसे सेमी या हाई फॉलोअर पोजीशन दोगे ताकि पेशेंट आसानी से ब्रीद कर पाए। ठीक, इसके बाद प्लान टू इनकरेज पर्स लिप ब्रीदिंग एंड डायफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग। ठीक है, पेशेंट को इनकरेज करना है पर्स लिप ब्रीदिंग के लिए और डायफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग के लिए। फिर प्लान टू एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब्ड ब्रोंकोडायलेटर, जो भी ब्रोंकोडायलेटर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है वही आपको एडमिनिस्टर करना है बाय नेबुलाइजेशन और बाय एनी अदर मीन्स जो भी है। ठीक है, प्लान टू प्रोवाइड रेस्ट पीरियड्स बिटवीन एक्टिविटीज़ के बीच में कुछ भी काम कर रहा है अगर पेशेंट, उसके बीच में उसे रेस्ट पीरियड देना है। ठीक है, इसके बाद मॉनिटर साइंस ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के साइंस को मॉनिटर करना है। इसी पे बेस्ड आपका इंटरवेंशन बनेगा, सेम एज मॉनिटर्ड ऑक्सीजन सेचुरेशन, असेस्ड रेस्पिरेटरी रेट, एडमिनिस्टर सप्लीमेंटल O2। ठीक है, ये सब करके आपका इंटरवेंशन बन जाएगा और इसी पे बेस्ड आपका बनेगा इवैल्यूएशन। ठीक है भाई, इसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है इनफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न रिलेटेड टू पेन एंड फटीग एज एविडेंस्ड बाय टेकियोपनिया, शैलो रेस्पिरेशन एंड यूज ऑफ एक्सेसरी मसल्स। अब एज एविडेंस्ड बाय में आपको तीनों चीज़ें नहीं लिखनी है, आप एक चीज़ को लिखोगे। मैंने आपको 3 ऑप्शन दिए हैं, आप इन तीनों में से कुछ एक यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सब्जेक्टिव डेटा में क्या होगा? सब्जेक्टिव डेटा में पेशेंट रिपोर्ट्स डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग एंड चेस्ट डिस्कम्फर्ट। पेशेंट डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग बता रहा है और चेस्ट डिस्कम्फर्ट बता रहा है। ऑब्जेक्टिव डेटा क्या होगा? टैकियोपनिया, शैलो रेस्पिरेशन, यूज ऑफ एक्सेसरी मसल्स, रेस्टलेसनेस एंड फटीग, ये सब आपने ऑब्जर्व किया। प्लानिंग क्या करोगे? प्लान टू मॉनिटर रेस्पिरेटरी रेट, रिदम एंड डेप्थ, plan to assess use of accessory muscles during respiration या breathing, position patient in semi high follower position, encourage slow breathing, deep breathing exercises, administer prescribed analgesics as evidenced as needed या as prescribed, needed नहीं prescribed लिखना। ठीक है, provide relaxation techniques to reduce anxiety, लास्ट में schedule rest periods to prevent fatigue, मॉनिटर फॉर साइंस ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। इसी पे बेस्ड आपका इंटरवेंशन और गोल पे बेस्ड आपका इवैल्यूएशन बन जाएगा कि आफ्टर प्रोवाइडिंग प्लान नर्सिंग केयर इफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न या फिर नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न ऑफ द पेशेंट वाज मेंटेन्ड। ठीक है भाई, इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पे, हाइपरथर्मिया रिलेटेड टू इन्फेक्शियस प्रोसेस एज एविडेंस्ड बाय फीवर, फ्लश्ड स्किन एंड डायफरेसिस। डायफरेसिस का मतलब होता है एक्सेसिव स्वेटिंग। ठीक है, सब्जेक्टिव डेटा में आप देखोगे पेशेंट रिपोर्ट्स फीलिंग हॉट, स्वेटिंग एंड वीकनेस। ऑब्जेक्टिव डेटा में देखोगे फीवर है पेशेंट को। ठीक है, फीवर का मतलब टेम्परेचर चेक करोगे आप क्या कितना है, फिर फ्लश्ड स्किन है, डायफरेसिस है, टैकीकार्डिया, ये सब आप असेसमेंट में ऑब्जेक्टिव डेटा में देख लोगे। फिर गोल वही है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर विल बी मेंटेन्ड, आप सिंगल सेंटेंस में भी लिख सकते हो, अदरवाइज पेशेंट विल मेंटेन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, ये भी ठीक है। ठीक है, प्लानिंग में क्या करोगे? मॉनिटर टेम्परेचर रेगुलरली, असेस स्किन कलर, वार्मथ एंड मॉइस्चर, एनकरेज इंक्रीज्ड fluid intake, administer antipyretic as prescribed, provide tepid sponge bath, adjust room temperature, provide light and clothing and bedding। उसके बाद monitor for signs of dehydration, डिहाइड्रेशन के लिए आपको मॉनिटर करना है। तो ये आपका प्लानिंग होगा, इसी पे बेस्ड इंटरवेंशन बनना है। मॉनिटर टेम्परेचर रेगुलरली, असेस स्किन कलर एंड सो। ठीक है, लास्ट में आपका इवैल्यूएशन आफ्टर प्रोवाइडिंग प्लान नर्सिंग केयर पेशेंट्स नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर वाज मेंटेन्ड। ठीक है, ऐसे करके लिख सकते हो, अदरवाइज जो इवैल्यूएशन आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे ये भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हेल्थ एजुकेशन पे। अब हेल्थ एजुकेशन में वही है, मेडिकेशन एडियरेंस, जो मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करी गई है उसे टाइम पे लेना है, हाइड्रेशन मेंटेन करके रखना है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी है, रेस्ट एंड एक्टिविटी, एडिक्वेट रेस्ट, और इंक्रीज़ नहीं करना है, ग्रेजुअली इंक्रीज़ करना है एक्टिविटी को। ठीक है, फीवर मैनेजमेंट के लिए आप क्या करोगे भाई? देखो, एक तो जो मेडिकेशन है वो तो देनी है, फिर उसके बाद टेपिड स्पॉन्जिंग, एंटीपायरेटिक्स और मेडिकेशन वो आपको देनी है। न्यूट्रिशन हाइजीन का ध्यान रखना है, फॉलोअप केयर मेंटेन करके रखना है, स्मोकिंग और पॉल्यूटेंट्स को अवॉइड करना है। इसके बाद हम आ जाते हैं अपना नॉर्मल जो कंप्लीट केयर प्लान में होता है, शुरू से जो आपको बनाना है वो यहाँ से शुरू होगा। देखो, पेशेंट्स आइडेंटिफिकेशन डेटा आता है सबसे पहले, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस आता है, फिर उसके बाद आती है हिस्ट्री ऑफ इलनेस। अब हिस्ट्री ऑफ इलनेस में देखो आपके पास पास्ट मेडिकल, पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री आती है, प्रेजेंट मेडिकल, प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री आती है। इसमें मैंने प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री लिखी है। अ पेशेंट इज़ अ 30-year-old मेल admitted with complaints of productive cough, fever, shortness of breath for past 4 days. He reports chest discomfort, fatigue and difficulty in breathing on exertion. On examination, SpO2 was less than 90%. आपको इस तरीके से आपका प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री को लिखना है। ठीक है, अगर कुछ सर्जिकल हिस्ट्री है या पास्ट मेडिकल हिस्ट्री है तो उसे आप लिख सकते हो, यहाँ पे नहीं है तो नहीं लिखिए।
प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री आप ऐसे लिखो, ठीक है। इसके बाद आता है चीफ कंप्लेंट। अब चीफ कंप्लेंट्स में क्या, प्रोडक्टिव कफ है विद थिक स्पूटम। प्रोडक्टिव कफ में क्या होता है ना, म्यूकस, स्पूटम मतलब फ्लैम, ये सब जो चीज़ें होती हैं ये कफ के साथ आ जाती हैं बाहर। 4 दिनों से ऐसा हो रहा है उसे। फिर फीवर और चिल्स भी है 4 दिनों से। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और चेस्ट डिस्कम्फर्ट है ऑन एक्सर्शन। और फटीग और वीकनेस हो रहा है उसे पिछले 3 दिनों से, ठीक। ये चीफ कंप्लेंट्स हो जाएंगे। फिर उसके बाद आते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन में। अब देखो ये पूरा का पूरा जो फिजिकल एग्जामिनेशन में स्ट्रक्चर किया है ये एक निमोनिया पेशेंट को ध्यान में रखते हुए ही किया है, ठीक है। तो इसमें जितने भी चेंजेस आप देख रहे हो ना, जनरल अपीयरेंस में और मेंटल स्टेटस में और पोस्चर में या किसी में भी, सब कुछ एक निमोनिया पेशेंट के हिसाब से ही किया गया है। तो जो टेम्परेचर में चेंजेस आपको दिखेंगे या कहीं भी चेंजेस दिखेंगे तो वो आप एज इट इज़ यूज़ कर सकते हो। इसके बाद स्किन कंडीशन, हेड एंड स्काल्प एंड आइज। अब स्किन कंडीशन में देखो टेम्परेचर वार्म है क्योंकि उसे हाइपरथर्मिया हमने बनाया है, अभी केयर प्लान बनाया है, ठीक है। बाकी सब ऑलमोस्ट नॉर्मल है। टेक्सचर में क्या है, मॉइस्ट फ्रॉम डायफ्रेसिस। मॉइस्ट है डायफ्रेसिस की वजह से, क्योंकि एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही है इसलिए स्किन जो है वो मॉइस्ट है, ठीक। कलर जो है वो फ्लश्ड है। लिप्स साइनोसिस शो कर रहे हैं और नेल बेड्स में भी साइनोसिस शो हो रहा है क्योंकि ब्लूइश डिस्कलरेशन हो गया है, ठीक है भाई। इसके बाद आ जाते हैं हम ईयर्स पे। एक्सटर्नल ईयर्स नॉर्मल है, हेयरिंग इंटैक्ट है। नोज़, एक्सटर्नल ईयर्स नॉर्मल, कोई ऑब्स्ट्रक्शन या फिर नॉर्मल अपीयरेंस है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन, कोई डिस्चार्ज नहीं है, ठीक है। माउथ फेरिंग्स में आप लिप्स साइनोटिक हैं। ऑर्डर ऑफ माउथ नॉर्मल, टीथ हेल्दी हैं, गम पिंक, टंग मॉइस्ट। इसके बाद नेक चेक करोगे भाई, चेस्ट और एब्डोमन। एब्डोमन में आप ऑब्जर्वेशन, पाल्पेशन, परक्यूशन, ऑस्कल्टेशन, ये चारों टेक्निक्स को यूज़ करके करोगे। ऑब्जर्वेशन फ्लैट सॉफ्ट, मतलब एब्डोमन फ्लैट और सॉफ्ट है, ठीक है। पाल्पेट करा तो नॉन टेंडर आ रहा है, परकस करा तो नॉर्मल है और नॉर्मल बावल साउंड्स प्रेजेंट है, ठीक है भाई। थोरैक्स सिमेट्रिकल है, ब्रेथ साउंड्स, क्रैकल्स एंड वीजेस बायलेटरी। अब देखो निमोनिया पेशेंट में ये तो दिखेगा ही दिखेगा कि उसकी ब्रीथिंग पैटर्न जब आप असेस करोगे, ब्रेथ साउंड्स को असेस करोगे तो क्रैकल्स या वीजिंग साउंड ऐसे आपको देखने को, सुनाई देने को मिलेगी, ठीक है। फिर इसके बाद एक्सट्रीमिटीज़ आप चेक करोगे, बैक चेक करोगे, जेनाइटल रेक्टम चेक करोगे अगर ज़रूरी है तो, ठीक है। अदरवाइज़ हम इसे अवॉइड करते हैं। फिर इसके बाद आ जाते हैं वाइटल साइंस पे। अब वाइटल साइंस में हमने देखा कि भाई टेम्परेचर, पल्स रेट, रेस्पिरेटरी रेट, ब्लड प्रेशर और O2 सेचुरेशन, ये सब चेक किया, जिसमें O2 सेचुरेशन मेनली लो है, यह हाइपोक्सीमिया दिखाता है। ब्लड प्रेशर स्लाइटली लो या फिर नॉर्मल बोल सकते हो आप। रेस्पिरेटरी रेट टैकीएपनिया है, देखो मतलब इंडिकेट्स रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, ठीक। और पल्स रेट जो है टैकीकार्डिया, और टेम्परेचर जो है वो एलिवेटेड है क्योंकि हाइपरथर्मिया तो आपने पहले ही देखा है, ठीक। इसके बाद हम आ जाते हैं इन्वेस्टिगेशंस पे। हमने इन्वेस्टिगेशंस करवाया, CBC करवाया, ठीक है। WBC काउंट जो है वो एलिवेटेड है। इसके बाद हीमोग्लोबिन नॉर्मल है, प्लेटलेट नॉर्मल है, सी रिएक्टिव प्रोटीन एलिवेटेड है, ESR एलिवेटेड है। चेस्ट एक्सरे करवाया जिससे कि निमोनिया कंफर्म हो गया। अब चेस्ट एक्सरे वाली वैल्यूज़ को आप ऐसे चार्ट में पेशेंट वैल्यू या नॉर्मल वैल्यू करके मत लिखो, आप एक लाइन में लिखो, एक सेंटेंस में लिखो दैट द चेस्ट एक्सरे ऑफ दिस पर्टिकुलर पेशेंट वाज कंडक्टेड एंड इट कन्फर्म्स निमोनिया एज इट शोज इन्फिल्ट्रेशन इन द राइट लोअर लोब ऑफ द लंग, ठीक है। राइट लोअर लोब में कोई इन्फिल्ट्रेशन या लेफ्ट लोब में जहाँ पे भी इन्फिल्ट्रेशन है वो चेस्ट एक्सरे में शो हो जाएगा, तो वो रिजल्ट आप एज इट इज़ यूज़ कर सकते हो, वो लिख सकते हो आप, ठीक है। ABG करवाया, लो है तो हाइपोक्सीमिया प्रेजेंट है, ठीक है। PaCO2 SpO2 देखा तो SpO2 लो है, ठीक। फिर स्पूटम कल्चर करवाया तो उससे ये कंफर्म हो गया कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की वजह से क्या हुआ, ये निमोनिया वाली कंडीशन बनी है। इसके बाद हम आ जाते हैं इन मेडिकेशन पे। मेडिकेशन में आपने अमोक्सिसिलिन दी है, एक बैक्टीरिसाइडल है मतलब एंटीबायोटिक है। एजिथ्रोमाइसिन ये भी एंटीबायोटिक है। दोनों अलग अलग जो है कैटेगरीज या क्लासिफिकेशंस के एंटीबायोटिक्स हैं, अलग अलग तरीके से काम करती हैं। पैरासीटामोल एंटीपायरेटिक है, फीवर के लिए दी जाएगी। साल्बुटामोल ब्रोंकोडाइलेटर है, ब्रोंकाई को, ब्रोंकस को डायलेट करेगा। फिर उसके बाद ऑक्सीजन थेरेपी दी जाएगी ताकि पेशेंट का जो मतलब ऑक्सीजनेशन है वो मेंटेन रहे, ऑक्सीजन लेवल बॉडी में मेंटेन रहे। IV फ्लूइड्स दिए जाएंगे क्योंकि उसे हाइपरथर्मिया है, तो अगर डिहाइड्रेशन हुआ तो फिर हम IV फ्लूइड्स देंगे जैसे भी प्रिस्क्राइब करेगा डॉक्टर, ठीक। इसके बाद कोई अदर मैनेजमेंट में आपको O2 थेरेपी है, चेस्ट फिजियोथेरेपी है जिसमें आप परक्यूशन, वाइब्रेशन, पोस्चुरल ड्रेनेज ये सब आप करते हो ताकि जो सिक्रीशन से उन्हें मोबिलाइज किया जा सके। हाइड्रेशन, न्यूट्रिशनल सपोर्ट, ठीक है। स्मॉल और फ्रीक्वेंट मील्स देनी है पेशेंट को। पोजीशनिंग में आप वही सेमी फाउलर और हाई फाउलर पोजीशन। तो ये जो अदर मैनेजमेंट है ये वही वाला मैनेजमेंट है जो हमने अभी पहले अपने केयर प्लान्स में डिस्कस किया है। तो ओवरऑल ये मिक्सअप करके मैंने बनाया है, आप देख सकते हो, ठीक। तो दिस इज़ ऑल अबाउट
नर्सिंग केयर प्लान फॉर अ निमोनिया पेशेंट। अगर आपको कुछ इसमें समझ ना आए वीडियो में तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड फॉर मोर सच वीडियोज़ स्टे ट्यून्ड विद अस।